अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। प्रोट्रे में गेंदा की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। अरंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गेंदा की खेती भी करते हैं, जिसके लिए वो इसकी नर्सरी खुले प्रक्षेत्र में डालते हैं। ऐसी स्थिति में बारिश तथा कीट व्याधियों के कारण गेंदे के स्वस्थ पौध प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन किसान भाइयों, प्रोट्रे में इसकी नर्सरी उगाकर आप गेंदा की स्वस्थ पौध प्राप्त कर सकते हैं। पर कैसे, इसकी जानकारी दे रहे हैं और मांझी जिला रांची के कृषक सुंदर महतो। आज मैं आप लोगों को गेंदा फूल की नर्सरी कैसे करेंगे उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है हम गेंदा फूल की नर्सरी के लिए बीज का जो चुनाव है वो F1 हाइब्रिड का हमने किया है। वो है F1 मैरीगोल्ड सुपर येलो। ये पीला रंग का होता है, अच्छा झाड़ीनुमा पौधा होता है और उसमें पीले रंग का ही गेंदा फूल होगा। इसका चुनाव करने का कारण क्या है कि पीले फूल का हमको ऊंची कीमत मिलता है और साथ में पीला फूल जो है हमको कोई भी सोलेनेसी फैमिली का हम अगर खेती करते हैं, उसमें बीच में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें ये इंसेक्ट ट्रैप का काम करता है। अब इसका नर्सरी के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक शुरू से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट मतलब नारियल का बुरादा, जो कि केक के रूप में आता है। उसको हम लोग पानी में आधा से पौन घंटा 1 घंटा तक डुबा देंगे। डुबाने के बाद जैसे ही 1 घंटे के बाद वो भुरभुरा हो जाएगा, पूरा पानी सोख लेगा, तो उसको हम धीरे धीरे मल करके उसको एकदम बुरादा बना देते हैं, एकदम उसको पाउडर का रूप में बना देते हैं। उसके बाद उसमें हम 3:1 केचुआ खाद 1 कड़ाही और 3 कड़ाही नारियल बुरादा या कोकोपीट को ले लेंगे। तो ये नारियल बुरादा केचुआ खाद, इसको बढ़िया से मिश्रण कर देंगे। बढ़िया से मिश्रण करने के बाद हम जो कैरेट है जिसमें 104 छेद वाला या 104 ट्यूब वाला हम लोग कैरेट लेंगे। उस 104 कैरेट वाला में लेने से क्या है कि हमको जो गेंदा का जो सीड है उसको लगाने में सुविधा होती है और हमको उसमें ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जितना भी कैरेट है, कैरेट में उसको हाफ भर के, आधा भर करके, आधा भरने के बाद उसमें हम कोकोपीट का ही 4-5 पीस का एक बंडल बना करके उससे उसको प्रेस कर देते हैं ताकि वो नीचे जम जाए। उसके बाद उसमें हम सीड डाल देते हैं। हर एक छिद्र में हम सीड डाल देते हैं। सीड डालने के बाद जैसे ही वो सीड डाल करके पूरा 104 का 104 में भर जाएगा, उसके बाद फिर पुनः उसमें से हम ऊपर से उसमें कोकोपीट को फिर से फिलअप करके उसको दबा देते हैं। वो हमारा कंप्लीट भर गया। लेकिन उसमें हमको एक बात ध्यान देना है कि उसमें हम पूरा भरते हैं और उसको हल्का ही प्रेस करते हैं ताकि उसको जर्मिनेशन होने में हमारा सीड जो है ऊपर से कोकोट सिर्फ थोड़ा सा लेयर होना चाहिए, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का ही लेयर रहना चाहिए ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में। इसको हम
धूप में रख देते हैं। ऊपर से हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग करने से हमको क्या फायदा होता है, हीट मिलती है, सीड गर्म होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसमें पानी का पटवन करते हैं। नेक्स्ट डे हम जब पानी का पटवन करेंगे तो उसको हीट के बाद जब उसको नमी मिलती है तो उसमें जर्मिनेशन फक से बढ़िया हो जाता है। जैसी जर्मिनेशन होता है हम इसमें वायरल में, फंगल में और इंसेक्टियल ये अटैक में, बैक्टीरियल में जो काम करता है वो 3-in-1 जो फंगिसाइड है का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर पत्ते पर किसी प्रकार का कोई अटैक अर्ली स्टेज में ना हो पाए। इसको दे देंगे। उसके बाद 1 सप्ताह बाद हम लोग पुनः इसको रिपीट करेंगे। दूसरा सप्ताह जैसे होगा उसका इस प्रोसेस को हम पुनः रिपीट करेंगे और तीसरा सप्ताह में हमारा लगभग साइज हो जाता है रोपाई का, यानी कि 21 से 25 दिन के बीच में हमको उसको रोपाई करने का पोजीशन आ जाता है। तो उसी स्टेज में हम लोग रोपाई करते हैं। जर्मिनेशन चूंकि F1 हाइब्रिड है इसलिए हमको 104 में लगभग 100 से ऊपर हमको जर्मिनेशन मिल जाती है और उसी को फिर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। 21 से 25 दिन के अंतराल में, अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो 26 दिन 28 दिन तक भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ यही हमारा नर्सरी का पूरा जो शेड्यूल है इस तरह से हम फॉलो करते हैं। झारखंड सहित बिहार के कई क्षेत्रों में अरंडी की खेती की जाती है। चूंकि अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है, जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि उन्नतशील प्रजातियों पर ध्यान देकर सही तरीके से बुआई का कार्य संपन्न करें, तभी आप इसकी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप कैसे करें इसकी खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. रेड्डी। किसान भाइयों, अरंडी खेती के बारे में मैं कुछ किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं। अरंडी फसल को बरसात में फसल के रूप में ज़्यादा लेते हैं। जहां कुछ भी नहीं होता, जहां सोयाबीन, मक्का और कोई भी फसल नहीं होता, ऐसे ज़मीन में भी अरंडी बहुत खूब अच्छा तरीके से हो जाता। अच्छा भूमि खेती बढ़िया तैयार करना चाहिए और पानी क्या है कि रुकना नहीं चाहिए। ज़मीन, हर ज़मीन में, हर प्रकार की ज़मीन में हो जाता है, मगर ज़मीन में बरसात में पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन अपन को चयन करें। और लगाने का विधि, अरंडी को क्या है कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक लगाया जाता है। मैंने तैयार किया हूँ, उसमें JC1, JC2, JC4, JC12, JC24, JC26 ये वैरायटी बहुत अच्छा है और इरिगेटेड कंडीशन में 1 एकड़ में और 20 से 25 क्विंटल तक अपन उपज ले सकते हैं। ये हाइब्रिड से भी अच्छा उत्पादन दे रहे हैं और किसान भाइयों, इन वैरायटियों को उपयोग करके आप अरंडी का खेती ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा बरसात में लगाने के समय में क्या है कि जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा गिरने का संभावना रहता है, थोड़ा सा रेज बेड लगा के यदि बीज वगैरह डिबलिंग यदि कर दिया जाए तो ज़्यादा सक्सेस रहेगा। 1 एकड़ में इसका बीज का मात्रा 2 किलो प्रति एकड़ या 5 किलो प्रति हेक्टेयर का ज़रूरत है। अरंडी को 1 किलो बीज को ट्रीटमेंट बेबिस्टिन से 3 ग्राम प्रति किलो बीज को लगाने से पहले उसमें मिलाना चाहिए। थोड़ा सा कोटिंग हो जाते हैं। शुरू में जो सीड राटिंग आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं आती है। तो अपन को क्या कि कितना दूरी लगाना है ये बता देता हूँ। यदि ज़मीन बहुत ही मतलब रेतीली ज़मीन है, 3 फीट में दूरी में लगाना चाहिए। यदि थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है, 4 फीट दूरी में यहाँ इसको लगाना चाहिए। पास में लगाने से क्या है कि ये फसल बढ़ जाता है, उत्पादन नहीं आता। यदि काली ज़मीन होता है, कतार के कतार दूर 5 फीट और पौधे के दूर में 4 फीट यदि लगा देंगे, एक पौधे में 1 किलो से 2 किलो तक अपन को उत्पादन आता है। पौधे बहुत अच्छा बनता है, इससे रोग भी नहीं आता है और कीड़े भी ज़्यादा नहीं लगते। खेती तैयार करते वक्त फर्टिलाइज़र डोज क्या है कि रेनफेड फसल में 40-40 और 20 NPK का ज़रूरत रहती है। और यदि इरिगेटेड में क्या है कि अपन को 80-60-40 अपन को NPK इस्तेमाल करना चाहिए प्रति हेक्टेयर में। ये यदि रेनफेड का खेती में अपन को 40 किलो स्पोर एंड 20 किलो पोटैश जब खेती तैयार करते हैं तभी अपन को देना चाहिए।
और बाद में क्या है कि नाइट्रोजन जैसे 20 दिन एंड 60 दिन, जैसे हर मंथ में एक बार टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए ताकि अपन को अच्छा पैदावार होता है। अरंडी लगाने के बाद और 15-20 दिन के बाद क्या कि अपन को खरपतवार वगैरह आता रहता है, तो अपन को डोरा से अपन को क्या कि चौपोली सिस्टम रहता है। पौधे के दूरी में भी अपन डोरा चला सकते हैं, कतार के बीच में भी अपन डोरा चला सकते हैं और डोरा चला के आखिरी में 40 दिन तक अपन को बकर वगैरह चला सकते हैं। जिनके पास बकर का अवेलेबिलिटी नहीं है, बैल का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ट्रैक्टर से भी अपन बकर चला सकते हैं। और 40 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाना चाहिए पौधे में, क्योंकि पानी के वजह से या अपन इरिगेशन वगैरह पानी देते हैं, ज़्यादा वजन के वजह से हवा से पौधे ना गिरे, तो अपन मिट्टी चढ़ाने से क्या कि पौधा गिरता नहीं है और मजबूत रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल को सहने का क्षमता भी रखता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में खरीफ फसल में 4 लाइन के बाद या सोयाबीन में या मूंगफली में 4 लाइन या 5 लाइन के बाद एक कतार में अरंडी बोने से 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ और रेनफेड कंडीशन में अपन को उत्पादन हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। केले के उन्नत प्रभेद और रोपण तकनीक पर जानकारी। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। हनीमून देहरादून में हो, हमार बलमू काहे सुतला दलानी माई सभा पीछे लजिया। लोकगीतों के राग गुनगुनाइए ETV के साथ। धुन देखिए हर शनिवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलोद्यानिक के अंतर्गत केला के बाग हमारे राज्य बिहार झारखंड में आसानी से देखे जा सकते हैं। जो कृषक केले के बाग लगाए हैं वो इनसे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस लाभ को देखते हुए जो किसान भाई इस समय केले का नया बाग लगाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से ये पहलू है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील कृषक नवीन कश्यप। केला का फसल लगाने के लिए अपन खेत की तैयारी शुरू में किए, उसके लिए जुताई करके उसको सुखाया गया है, उसमें फिर गोबर खाद का छिड़काव किया गया। चूँकि 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली अपन यूज करते हैं। केले के फसल में मादा तैयार करने के समय गोबर खाद पड़ा हुआ है और उसमें DAP पोटास अपन थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिट्टी मिला के अपन पौधा लगाते हैं। 200 फीट का मादा है, इसमें एक मादे में लगभग 35 पौधे करीब हैं। मादे से मादा की दूरी 5 फीट रखे हुए हैं, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट अपन रखे हुए हैं। टिश्यू कल्चर केला है, इसका वैरायटी G9 करके, लगभग अभी 10 दिन हुआ है लगाए हुए। ये अपन केला भी अपने यहाँ 5 एकड़ करीब में लगा हुआ है। 5 एकड़ में लगभग अपने यहाँ 5500 के आसपास केला लगा हुआ है। इसके अलावा केला का रोपण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अजीत सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे किसान की जो कि आप केला लगाने वाले हैं या लगा रहे हैं। सबसे पहले जो बात आती है उन्नत प्रजातियों के बारे में। दूसरी चीज, अगर आप जो केले के लिए पौध का संरक्षण करते हैं
वो काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए और एक विश्वसनीय स्रोत से होना चाहिए। पौध सिलेक्शन में ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप सकर्स से रोपाई कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आप जो सकर्स लेकर के आएँ वो ऐसे फील्ड से लेकर के आएँ कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और बताना चाहेंगे कि शक्कर जब आप उपचारित करते हैं तो उससे पहले उसका सफाई जरूर कर लें, सफाई करके ही उपचारित करें। उपचारित करने के लिए ध्यान दें कि उसमें कार्बेंडाजिम करीब 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके कम से कम 5 मिनट के लिए उस शकर्स को उसमें डुबा दें, जिससे कि आगे चल करके आप अगर उपचारित कर लेते हैं तो शक्कर से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको लगाएं कैसे। तो इसको लगाने के लिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब 1.8 मीटर की होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर की होनी चाहिए। गड्ढे की साइज करीब 45 सेंटीमीटर का, 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का आप एक गड्ढा खोद लें और उसके बाद उसमें शकर्स लगाते हैं आसानी से तो अच्छे ढंग से जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि लगाते समय चारों तरफ की जो उसकी मिट्टी है वो अच्छी तरह से प्रेस कर दें, जिससे भी किसी भी प्रकार का हवा का आवागमन ना हो। कहीं पर जो है विल्ट की समस्या शुरुआती अवस्था में देखी जाती है तो उसके लिए हमारा किसान भाइयों के लिए सुझाव होगा कि आप करीब 30 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और उसके साथ 1 किलोग्राम आप जो सड़ी गोबर की खाद या FYM ले लें, मिक्स करके पौधे की तरह चारों तरफ आप दे देते हैं तो आप एक तरह से कह लीजिए कि ये एक सुरक्षात्मक उपाय है विल्ट के लिए। और दूसरा जो सबसे प्रमुख पहलू है खाद का, क्योंकि जब आप लगाने चलते हैं तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा आधारीय खाद है यानी जो बेसल डोज है वो उस समय लगा दें। बेसल डोज के रूप में करीब एक पौधे के लिए 125 ग्राम सुपर फास्फेट और 105 ग्राम पोटास आप लगाते समय अवश्य दे दें। इसके बाद आप 30 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में ये कर लें कि करीब 62 ग्राम प्रति पौधा आप यूरिया जो है 30 दिन के बाद अपने पौधों को दें। इसके अलावा जब आप 75 दिन की आपकी फसल हो जाती है उसमें आपके लिए जो है यूरिया 62 ग्राम, सुपर फास्फेट 125 ग्राम, जिंक सल्फेट 25 ग्राम और इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका भी 25 ग्राम, इसका मिश्रण ले करके उसके बाद आप प्रति पौधे जो है आप पौधे के चारों तरफ दे दें। खाद देते समय आपके खेत में नमी रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कि ड्रिप के माध्यम से खाद देते हैं, तो उनके लिए हमारा यहाँ पर सुझाव होगा कि शुरुआती जो 1 से 90 दिन की जो आपकी फसल रहती है उसमें आप 19-19-19 का करीब जो है 2 किलोग्राम, इसके साथ ही साथ जो है 13-0-46 का पहले 1 किलोग्राम और यूरिया का 800 ग्राम, ये घोल आप जो है प्रतिदिन 1 एकड़ की मात्रा से आप अपने पौधे को अगर देते हैं तो उसके जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा और ध्यान देने की बात यह है कि केले की खेती में खरपतवार से अपने खेत को मुक्त कर रखें। उसके लिए जरूरी है कि एक निश्चित अंतराल पर आप अपने खेत की जो है गुड़ाई करते रहें, तो जब आपका खरपतवार कम हो जाएगा तो पौधे की आपकी बढ़वार अच्छी होगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर साप्ताहिक कृषि सलाह। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के पास धान का बिचड़ा तैयार हो वे नीची एवं मध्यम जमीन में रोपनी का कार्य करें। रोपे हुए धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। यदि मिट्टी की जांच नहीं कराई गई हो तो मध्यम एवं लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर, 40 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। अरहर की बुआई करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। अरहर के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई का कार्य कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए बीज दर होगी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्री डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर आदि अनुशंसित किस्में हैं, अतः किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें तथा बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तद उपरांत इमीडा क्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा इत्यादि की बुआई का कार्य करें। पहले से तैयार गड्ढों में फलदार एवं जंगली पौधों को लगाने का कार्य करें। वातावरण में नमी की बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीड़ों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें तथा कीट पाए जाने पर सेल्फास की 3 गोलियां प्रति टन अनाज की दर से प्रयोग करें एवं बोरों और कोठियों को अच्छी तरह से सील कर दें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें तथा इनके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें और नियमित रूप से दाने में कैल्शियम का समावेश करें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कार्यक्रम में जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खैरा, जिला जमुई से जितेंद्र कुमार जी ने। यह बकरियों में होने वाले PPR रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। किसान भाइयों के लिए जो बकरी पालन से संबंधित हैं, बकरियों में होने वाला बीमारी एक मुख्यतः जो विषाणु द्वारा होता है वो PPR जिसको बोलते हैं, जिसको गोट प्लेग भी बोलते हैं। इसमें आपका जो पशु होगा, जो बकरा होगा या बकरी होगी, वो उसके नाक से नीटा आएगा, इसके बाद आँखों से लोर आएगा, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, डायरिया होता है, जिसके चलते वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी उनका डेथ भी हो जाता है। और जो गाभिन बकरियां होंगी वो बच्चे फेंक देते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण ये हुए और इसके रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। प्राय हम लोगों का यह सोच रहता है कि अभी बीमारी नहीं आया है तो टीका लगवाने की क्या ज़रूरत है,
तो हमें टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जानवर में, स्वस्थ पशु में ही टीकाकरण किया जाता है, जिससे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके और उनको इन बीमारियों से बचाया जा सके। अतः मेरा आग्रह यही रहेगा आप लोगों से कि पीपीआर का वैक्सीन आप नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह से ज़रूर लगवाएं, जिससे कि आपके होने वाले नुकसान से बच पाएँ। टीकाकरण द्वारा आप अपने पशु को बचा सकते हैं इन बीमारियों से। दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर आपके पशु में बीमारी फैल गया है, वैसे स्थिति में स्वस्थ पशु और जिसमें इन्फेक्शन लग चुका है उसको आप अलग रखें, क्योंकि ये एक कॉन्टेजियस बीमारी है, जिसमें एक पशु का छुआछूत की बीमारी जिसको बोलते हैं, एक पशु को हुआ है तो दूसरा पशु भी उसके संपर्क में आएगा तो उसमें फैलेगा। तो स्वस्थ पशु को अलग रखना है, प्लस जो पशु बीमार हुआ उसके इलाज हेतु आप नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसके मुंह के छालों में नारियल का तेल, कपूर लगाया जा सकता है, ग्लिसरीन लगाया जा सकता है, बोरिक एसिड का पेस्ट बना करके नारियल के तेल में लगाएं, जिससे उनके छालों का आराम होगा। प्लस उनको सॉफ्ट भोजन दें, छोटी छोटी घास के टुकड़े काट करके दें, और अनाज भी जो देना है उनको पेस्ट बना करके दें, ताकि उनको खाने में आराम हो। और उसका इलाज जो है तुरंत कराएं। तुरंत ना होने से, इलाज में देरी होने से पशु के मौत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज लेने के लिए कैसे करें सरगुजा की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।